हेलो गाइस। तो हम विज़न आईएएस की दिसंबर मंथ की करंट अफेयर मैगज़ीन देख रहे थे और हमने इकोनॉमी का जो सेक्शन है उसके कुछ टॉपिक कवर कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम जो बाकी टॉपिक हैं उनको कवर करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देख लेते हैं अपना पहला टॉपिक। तो पहला जो टॉपिक हमारा वो है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अमेंडमेंट बिल 2022। न्यूज़ में क्यों था ये? क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो क्या है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अमेंडमेंट बिल 2022 लेकर आई थी और उसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया था। अब आगे और बढ़ने से पहले ये जान लें कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती क्या हैं। तो देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं कि इसमें ना कुछ लोग साथ में मिलकर क्या करते हैं, एक संगठन बनाते हैं। और वो जो लोग होते हैं उनकी कुछ मतलब एक तरीके से ख़ास ज़रूरतें होती हैं जो मतलब समान होती हैं आपस में सबकी। और वो क्या करते हैं, मतलब एक साथ आकर उनके जो खुद के जो कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं उसको अचीव करने की इसमें कोशिश करते हैं। अब देखो, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो 7th शेड्यूल है उसमें क्या है, 3 लिस्ट दी गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और आपकी कंकरेंट लिस्ट। तो इसमें जो स्टेट लिस्ट है उसमें क्या है कि खाली स्टेट ही बना सकती है उसके ऊपर कानून। और जो यूनियन लिस्ट है उसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं। अब ये जो कोऑपरेटिव जो आता है ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है, मतलब इस पर क्या है, जो हक है वो स्टेट गवर्नमेंट का है कि वो इसके ऊपर कानून बना पाए। लेकिन अब बात क्या है ना कि जो बहुत सारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं वो किसी एक स्टेट में काम नहीं करती, वो मतलब मल्टी स्टेट्स होती हैं, मतलब मल्टी स्टेट में वो काम करती हैं। तो फिर ऐसे केसेस में क्या होगा, तो ऐसे केस में जो मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी एक से ज़्यादा स्टेट में काम करती हैं उसके लिए क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट एक एक्ट लेकर आई जिसको बोलते हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट ऑफ 2002। ठीक है, तो 2002 का ये एक्ट है जिनसे क्या किया जाता है कि जो मल्टी स्टेट मतलब जो एक से ज़्यादा स्टेट में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं उनको गवर्न किया जाता है। बाकी जो सिंगल स्टेट में वो तो स्टेट के लॉ के हिसाब से ही गवर्न की जाती हैं। अब बात हम करें तो देखो, महाराष्ट्र में जो सबसे ज़्यादा आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी मिलेंगी 5, 6, 7, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश और फिर न्यू दिल्ली। अब ये जो कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज़ हैं तो ये क्या है, मतलब कितने टाइप की हो सकती हैं तो वो हम देखते हैं। तो देखो, पहली जो है वो हम देखते हैं कि कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें क्या होता है कि जो कंज्यूमर्स हैं मतलब जो उपभोक्ता हैं वो क्या करते हैं, वो अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए एक तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। और जो गुड्स हैं वो गुड्स मतलब जो सामान है वो सीधे किससे खरीदते हैं, मैन्युफैक्चरर से या प्रोड्यूसर से खरीदते हैं बिना किसी मिडिल मैन के। तो इससे होता क्या है कि उनको जो सामान है वो क्या है, लोअर कॉस्ट पे पड़ता है, मतलब कम कीमत पे उनको वो सामान मिलता है। और इसके एग्जांपल देखें तो केंद्रीय भंडार, अपना बाज़ार, सहकारी भंडार, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं कंज्यूमर्स वाली उसके एग्जांपल हैं। फिर दूसरा किस टाइप की हो सकती है, तो प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हो सकती है। तो जैसा हमने देखा कि उपभोक्ता के केस में, कंज्यूमर के केस में था, वैसे ही प्रोड्यूसर्स, तो जो मतलब जो प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स को, वो भी क्या कर सकते हैं, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं जिससे कि उनको जो सामान है, रॉ मटेरियल उनको प्रॉपरली मिल पाए, टूल्स, इक्विपमेंट, मशीनरी, ये सब उनको अवेलेबल हो पाएँ। तो इसके एग्जांपल देखें तो अगर हैंडलूम सोसाइटीज़ की बात करें तो ये बयानिका या फिर हरियाणा जो हैंडलूम है, तो ये सब क्या हैं, ये प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। फिर बात करते हैं तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ की। तो इसमें क्या होता है कि ये जो होती हैं सोसाइटीज़, ये डिपॉजिट है, जो डिपॉजिट है वो एक्सेप्ट करते हैं अपने मेंबर से। और फिर उसके बाद क्या करती हैं, उनको लोन्स प्रोवाइड करती हैं जो कि मतलब जो इंटरेस्ट रेट होता है वो काफ़ी कम होता है मार्केट के हिसाब से। तो ये वो है। फिर उसके अलावा अगर देखें तो कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़ भी होती हैं। इसमें जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, एक संगठन बनाते हैं जिसमें क्या करते हैं कि अपनी जो रिसोर्सेज हैं, मतलब उनकी ज़मीन हो गया या फिर जो भी उनके पास है, वो एक साथ पूल करते हैं, मतलब एक साथ जोड़ के, और फिर क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं। और फिर जो प्रॉफिट होता है उसको आपस में बांट लेते हैं जिस हिसाब से उन्होंने जो है अपनी रिसोर्सेज पूल करी हैं। फिर हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ये क्या करती हैं, तो ये जो है मतलब अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड कराने का काम करती हैं कि सही जो दामों में किसी मतलब हाउस मिल पाए किनको, मिडिल और लो इनकम के जो ग्रुप हैं उनके लिए। फिर मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मार्केटिंग जब करनी होती है तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है, ठीक है, जिससे कि जो प्रोड्यूसर है उसको और ज़्यादा मतलब बेटर प्राइस मिल पाए, उसकी बारगेनिंग और ज़्यादा अच्छी हो। और इसका एग्जांपल देखें तो जैसे कि आपने अमूल का नाम सुना होगा, तो अमूल क्या है, वो भी एक मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी ही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अमेंडमेंट बिल आया है इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो देखो, सबसे पहला तो जो चेंज है इसमें क्या है कि
जो ट्रांसपेरेंसी है और जो अकाउंटेबिलिटी है, मतलब जो पारदर्शिता है और जो जवाबदेही है, उसको और ज़्यादा बढ़ाने का काम किया गया है। तो जैसे कि मतलब पहला अगर हम देखें इसमें क्या अमेंडमेंट है, तो इसमें क्या है कि जो कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी है उसको स्टेबलाइज किया गया है। तो एक कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जो क्या कराएगी, जो कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज़ हैं उनके इलेक्शन कंडक्ट कराएगी, ठीक है। और इसमें कौन कौन आता है इस अथॉरिटी में, तो देखो एक तो चेयरपर्सन होगा इसका, फिर एक वाइस चेयरपर्सन होगा और 3 मेंबर होंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए गए होंगे। तो ये 5 मेंबर की ये बॉडी होगी और ये क्या क्या कराएगी, वही इलेक्शन कंडक्ट कराएगी और जो इलेक्टोरल रोल्स बनेंगे उनको सुपरवाइज करेगी, ठीक है, इस तरह के ये काम करेगी। दूसरा जो चेंज लाया गया है वो ये है कि कोऑपरेटिव ओम्बड्समैन, तो जैसे हमें पता है कि जैसे बैंक्स के केस में होता है ना आरबीआई ओम्बड्समैन या फिर बैंकिंग का, तो वो क्या करता है उस बैंकिंग में, वो जो है जो ग्रीवियांसेस हैं, मतलब जो कस्टमर है उसकी कोई अगर दिक्कत है, उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो एक तरीके से कंप्लेंट्स लेता है और उस कंप्लेंट्स को रिड्रेस करता है। उसी तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में भी ओम्बड्समैन की इसमें व्यवस्था करी गई है, जिससे कि जो जो मतलब जो ग्रीवियांसेस आ रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में उसको रिड्रेस किया जा सके। और इसे कौन अपॉइंट करेगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसे अपॉइंट करेगी। फिर बात आती है अमलगेशन और डिवीज़न। तो अमलगमेशन और डिवीज़न में क्या है कि ये जो बिल है ना, इसमें ये भी प्रोविज़न किया गया है कि जो स्टेट लेवल की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, जो स्टेट लॉ के अंदर जो रजिस्टर्ड हैं, वो क्या कर सकती हैं कि वो अपने आप को मर्ज करवा सकती हैं किसी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में। कैसे, उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा कि उनको जो उनकी जो जर्नल मीटिंग होती है उसमें 2/3 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए और वोट कर रहे होने चाहिए। पहले तो ये होना चाहिए कि 2/3 मेंबर्स उसमें प्रेजेंट हो और उनके द्वारा किया किया जाना चाहिए, एक रिजोल्यूशन पास किया जाना चाहिए जिसमें क्या हो कि भाई ये उसके साथ मर्ज कर दी जाए, किसी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो ये मतलब क्या इसमें किया गया है कि जो एक सिंगल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो भी क्या कर सकती है, एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में मर्ज की जा सकती है, ठीक है, वोटिंग के थ्रू। फिर एक कोऑपरेटिव रिहेबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट फंड बनाया गया है। ये किस लिए बनाया गया है कि जो मतलब जो सिक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जिनमें कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको क्या कर सकें, उनको रिवाइवल किया जा सके। फिर कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन कोऑपरेटिव सोसाइटी का उसमें चेंज किया गया है। उसमें क्या किया गया है कि उसमें मतलब एक शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब का मेंबर होना ज़रूरी है और 2 विमेन मेंबर होना ज़रूरी हैं। तो ये इसमें चेंज लाया गया है। फिर इंक्रीज्ड पेनल्टीज़ फॉर ऑफेंसेस, तो जो पेनल्टीज़ हैं उनको क्या कर दिया गया है, उनको बढ़ा दिया गया है, ठीक है, जैसे कि 5,000 से लेके 1,00,000 रुपये तक की वो पेनल्टी हैं। फिर कंकरेंट ऑडिट, तो इसमें क्या है, एक नया सेक्शन ऐड किया गया है, सेक्शन 70A, और इसके द्वारा क्या किया गया है कि जो मल्टी स्टेट सोसाइटीज़ हैं उनको उनका जो है ऑडिट कराने के लिए इसमें ये प्रोविज़न किया गया है। और ऑडिट किन का होगा, तो ये गवर्नमेंट तय करेगी कि एक टारगेट मतलब एक कह लीजिए एक लाइन सेट करी जाएगी जिसके ऊपर जो आएंगी तो उनका क्या होगा, उनका ऑडिट किया जा सकता है। और वो किसके बेसिस पे, मतलब एनुअल टर्नओवर कितना उनका उनमें डिपॉजिट करना है उसके हिसाब से। अब आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि जो गवर्नेंस की अगर हम बात करें मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, तो वो किस तरीके से है। तो देखो ये तो जो स्टैटिक का पार्ट है ये आप लक्ष्मीकांत में पढ़ते ही हैं, तो एक बार यहाँ पे इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो जो कोऑपरेटिव है, पहली बात तो स्टेट लिस्ट में आती है वो 7 शेड्यूल के। दूसरी बात कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको क्या एक फंडामेंटल राइट बनाया गया है अंडर 97th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 का। तो अब क्या है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना क्या है, एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19। फिर जो आर्टिकल 43B इंसर्ट किया गया था वो भी इस 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से किया गया था, जिसमें कि जो DPSP हमारे उसमें क्या किया गया कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं वो स्टेट का काम है कि इनको प्रमोट करें। तो ये कौन सा है, आर्टिकल 43B है। फिर जो एक क्या है, ये जो एक्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002, ये लाया गया जो मल्टी स्टेट मतलब जो एक से ज़्यादा स्टेट में जो सोसाइटीज़ काम कर रही हैं उनके लिए। तो जो ये क्या है, ये गवर्नेंस स्ट्रक्चर है पूरा कि पूरा किस तरीके से गवर्न हो रही हैं ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अब देख लेते हैं कि जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 है उसमें क्या क्या है। तो पहली बात तो ये है कि इसको किस लिए लाया गया, कि ये उन कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए लाया गया था जो कि एक स्टेट में ना होकर एक से ज़्यादा स्टेट में काम कर रही हैं। और दूसरा वही कि इनको मतलब इनका जो फॉर्मेशन है उसको और ज़्यादा फैसिलिटेट करो, ठीक है, इनकी जो फंक्शन है वो डेमोक्रेटिक तरीके से हो, तो इसके लिए ये एक्ट लाया गया।
अब हमने ये जो बिल जो लाया गया है अमेंडमेंट के लिए, इसके हमने देख लिया क्या क्या प्रोविजंस हैं, लेकिन इसमें कुछ इश्यूज़ भी हैं। वो इश्यूज़ क्या क्या हैं? तो पहली बात तो ये है कि ये जो बिल क्या कर रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के जो राइट है उसको क्या कर रहा है, लेने का काम कर रहा है, और जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा संघीय ढांचा उसको बदलने की कोशिश है। जैसे कि मैंने बताया कि जो स्टेट लिस्ट का पार्ट है, लेकिन फिर भी क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसमें हस्तक्षेप कर रही है। दूसरा ये क्या कर रहा है कि जो सेंटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो क्या कर रही है, जो स्टेट है उसका जो एरिया है उसमें एनक्रोच कर रही है। ठीक है, कैसे कि जैसे कि वो जो प्रोविज़न है कि जो स्टेट जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो मर्ज की जा सकती है किसी मल्टी स्टेट में बाय वोटिंग, तो वो भी क्या है, स्टेट की जो पावर है उसके ऊपर एक तरीके से इंक्रोचमेंट है। फिर तीसरा जो इसमें इशू आ रहा है कि ये है कि इसमें ये भी प्रोविज़न किया गया है कि जो ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि प्रॉफिट में पिछले 3 सालों में, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको हर साल 1 करोड़ रुपए या फिर 1% उनके नेट प्रॉफिट का क्या करना पड़ेगा, जो फंड बनाया गया कोऑपरेटिव रिहेबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फंड, उसमें उनको डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि जो अच्छे अच्छे से जो कोऑपरेटिव सोसाइटी चल रही हैं उनको भी क्या है, उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन आ गया है इससे। फिर उसके अलावा इसमें क्या है कि जो शेयर्स होते हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के, तो जो शेयर हैं उसको किसी भी तरीके से ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के। तो ये जो हैं इसके इश्यूज़ हैं इस बिल में। अब देखते हैं कि ये जो अमेंडमेंट है इससे बेनिफिट्स क्या हैं। पहली बात तो ये है कि इक्विटी एंड फैसिलिटेट इंक्लूसिवनेस। तो इसने क्या इंक्लूसिवनेस को बढ़ावा मिल रहा है इससे, कैसे कि हमने देखा कि एक वीमेन मतलब 2 वीमेन और एक SC ST जो क्लास है उसका एक मेंबर इसमें होना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। तो ये इससे क्या हो रहा है, एक इंक्लूसिवनेस आ रही है। फिर ट्रांसपेरेंसी और जो अकाउंटेबिलिटी है वो बढ़ रही है, जैसे ऑडिटिंग हो गई या फिर जो कोऑपरेटिव ओम्बड्समैन है उसके ज़रिए। इसके अलावा जो कोऑपरेटिव है इसको डेमोक्रेटाइज़ किया जा रहा है, मतलब जो इलेक्शन है वो रेगुलरली कंडक्ट कराए जाएंगे जो अथॉरिटी बनाई जा रही है उससे। फिर जो रिवाइवल ऑफ द सिक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो वो जो फंड बनाया गया है उससे क्या होगा कि जो सही से काम नहीं कर रही हैं, जो प्रॉब्लम्स में हैं उनको रिवाइव किया जाएगा। इससे क्या होगा कि वो जो जॉब्स हैं वो जॉब लॉस नहीं होगा उस सोसाइटीज़ से। फिर इसके अलावा जो है इसका बेनिफिट ये भी है कि इससे डिसिप्लिन जो है उसको प्रमोट किया जाएगा। कैसे कि अब मान लो जो पेनल्टीज़ हैं वो क्या कर दी गई, बढ़ा दी गई हैं। तो जब पेनल्टीज़ बढ़ गई हैं इससे क्या होगा कि जो डिसिप्लिन है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अब ये हमने क्या देख लिया, हमने बिल के बारे में देख लिया, उसके प्रोविज़न्स देख लिए, उन प्रोविज़न्स में क्या दिक्कत है वो देख ली, फिर उसके फ़ायदे क्या हैं, जो अमेंडमेंट जो लेके आ रहे हैं। अब जो इश्यूज़ हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, मतलब बिल से रिलेटेड नहीं, जो मतलब एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी उसके अंदर जो इश्यूज़ हैं वो हम बात करते हैं। पहला ये है कि इसमें जो क्या है पॉलिटिसाइजेशन हो जाता है कोऑपरेटिव्स का। जो लोकल जो पावरफुल जो फैमिलीज़ हैं या फिर जो ग्रुप्स हैं किसी भी एरिया में, वो क्या करते हैं, वो इन कोऑपरेटिव्स को डोमिनेट करते हैं, मतलब इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में वो होते हैं। तो इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। दूसरा, स्क्यूड जियोग्राफिकल प्रेजेंस। तो ये जो है ना कोऑपरेटिव्स, ये पूरी तरह मतलब इंडिया में एकदम यूनिफॉर्मली नहीं फैली हुई हैं। ये क्या कुछ एरियाज़ में बहुत ज़्यादा है और कुछ एरियाज़ में बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट की बात करें, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यहाँ पर ये प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हुए हैं। वहीं पे महाराष्ट्र, गुजरात की बात करें तो यहाँ बहुत अच्छे तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इवॉल्व हुई हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि जो कंट्री है उसमें अनइवनली स्प्रेड है, मतलब कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, तो ये एक दिक्कत है। फिर फंक्शनल वीकनेस भी हैं, जैसे कि जो वर्क फोर्स है वो स्किल्ड नहीं है, प्रोफेशनलिज्म नहीं है, तो इस तरीके के कुछ फंक्शन के लेवल पे भी वीकनेस हैं। फिर ऑपरेशनल चैलेंजेस हैं, जैसे कि जो ऑडिट की जो व्यवस्था है वो सही से नहीं थी। अभी इस एक्ट में वो जो चेंज करने की बात की जा रही है कॉन्करेंट ऑडिट, तो उससे हो चेंज हो जाए वो। लेकिन पहले क्या था कि फेयर ऑडिट नहीं है। उसके अलावा जो कोऑर्डिनेशन है कोऑपरेटिव्स के बीच में वो भी एग्जिस्ट नहीं करता था। फिर इसके अलावा डोमिनेंस ऑफ सिंगल पर्पस सोसाइटीज़, हमने देखा था टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में कि जैसे कि प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, कंज्यूमर्स हो गई, तो ये क्या है, ये एक चीज़ को टारगेट कर रही हैं ये। ठीक है, अब जैसे क्रेडिट मान लो, क्रेडिट वाली हो गई तो वो क्या है, वो लोन देने का काम कर रही है। तो ये क्या है, सिंगल पर्पस है, ये एक ही पर्पस को ये क्या कर रही हैं, सॉल्व कर रही हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। अब आगे वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, तो पहली बात तो यह है कि मल्टीपर्पज़ सोसाइटीज़ को प्रमोट करना चाहिए, मतलब ऐसी सोसाइटीज़ जिसमें सिर्फ एक ही चीज़ पर टारगेट ना करके एक से ज़्यादा चीज़ों पे टारगेट किया जा सके। ठीक है, जिससे कि जो मेंबर्स हैं उनकी जो ज़रूरतें हैं वो और ज़्यादा अच्छी तरीके से पूरी हो सकें। फिर जो फंक्शनिंग है उसमें क्या है, एफिशिएंसी लाने की ज़रूरत है, और वो कैसे आएगी
कि जो वर्कफोर्स है उसको ट्रेनिंग मिले प्रॉपर तरीके से, जो ऑडिट है वो सही से हों। फिर अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। जो पूरी जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मासेस तक ले जाने की ज़रूरत है, लोगों तक, जिससे कि उन्हें पता लगे कि इस तरीके से अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाते हैं तो उसके कितने फ़ायदे होते हैं। तो अवेयरनेस की ज़रूरत है। फिर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म फॉर इम्प्रूविंग फंक्शनिंग। तो क्या है, कानून में बदलाव करने पड़ेंगे आपको, जैसे कि ये जो अमेंडमेंट है ये भी उसी का पार्ट है। लेकिन क्या है, नरसिम्हन कमेटी जो है एक बनाई गई थी इसके लिए, तो उसकी जो रिकमेंडेशन है उसको इसमें क्या किया जाए, अडॉप्ट किया जाए, ये एक रास्ता है। फिर कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी कंप्लीट तरीके से कैसे आएगी कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं इनको हम आरटीआई के अंडर ले आएँ, राइट टू जो इन्फॉर्मेशन एक्ट है हमारा, उसके अंदर इसको ले आ दें। फिर आखिरी क्या कर सकते हैं कि जो डिजिटाइजेशन ऑफ कोऑपरेटिव्स, तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इनको डिजिटाइजेशन कर दो, मतलब डिजिटल बना दो इनको। तो इससे क्या हुआ, जो अकाउंटेबिलिटी है और ट्रांसपेरेंसी है दोनों ही क्या होंगी, दोनों ही बढ़ेंगी। अब अगला टॉपिक देखते हैं अपना, तो ये है कंपटीशन लॉ एंड बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज। तो ये न्यूज़ में क्यों है, तो जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस है उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट करी है जिसका टाइटल है एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस बाय बिग टेक कंपनीज़। मतलब जो बड़ी बड़ी जो टेक कंपनीज़ हैं जैसे फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, इनके द्वारा जो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस की जा रही हैं, मतलब इनकी जो पोजीशन है जो इतनी बड़ी हैं उनके उसकी वजह से जो ये क्या कर रही हैं, कंपटीशन के खिलाफ कुछ ऐसी चीज़ें कर रही हैं। तो उसके ऊपर क्या थी, ये पूरी रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट में रिकमेंड किया गया है कि क्या किया जाए कि डिजिटल कंपटीशन एक्ट लाया जाए और एक कोड ऑफ कंडक्ट लाया जाए ऐसी कंपनीज़ के लिए। डिटेल में देखते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहली बात तो ये कि कंपटीशन क्या होता है अपने आप में, इसका मतलब क्या है, कितने तरीके का होता है, या फिर इसका रोल क्या है इकोनॉमी में। तो देखो, कंपटीशन वो सिचुएशन है मार्केट की कि जिसमें जो फर्म्स हैं या फिर जो सेलर्स हैं, मतलब जो बेचने वाले हैं, जो बिजनेसेस हैं, वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बायर्स हैं, जो ख़रीदने वाले हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए, अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट किया जाए। ठीक है, किस लिए, अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए। यही तो कंपटीशन है ना भाई। एक से ज़्यादा जब कोई ब्रांड्स होती हैं तो वो क्या करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे ऑफर्स लेके आती हैं, ज़्यादा से अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करती हैं। क्यों, कि वो जो कस्टमर्स हैं, वो कस्टमर बेस है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स अपने बना सकें। तो ये कंपटीशन है पूरा। अब तो ऑब्जेक्टिव मतलब किसके लिए करती हैं, ये कंपटीशन होता है प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट या फिर सेल्स बढ़ाने के लिए। अब ये कितने तरीके का हो सकता है, तो अगर मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पे बात करें तो मेनली 4 तरीके का कंपटीशन हमें देखने को मिलता है। और वो कौन कौन से हैं, तो देखो, पहला है मोनोपोली। मोनोपोली में क्या होता है कि इसमें सिर्फ एक ही सेलर होगा जो क्या कर रहा होगा, पूरी जो इंडस्ट्री या सेक्टर को डोमिनेट कर रहा होगा। जैसे कि हम बात करें, सर रेलवेज़ का एग्जांपल लेते हैं। अगर हम इंडिया में रेलवेज़ देखें तो रेलवेज़ किसके हाथ में है, जो सिर्फ गवर्नमेंट जो है वही रेलवेज़ को ऑपरेट कर रही है। अभी तक प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है नहीं उतना। तो यहाँ पे क्या है, एक तरह की मोनोपोली है रेलवेज़ में। अब इस मोनोपोली से होता क्या है, इससे जो फ्री मार्केट जो है, मतलब एकदम मार्केट में मतलब कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, मतलब कोई भी प्लेयर्स आकर नई फर्म्स आ सकती हैं और वो अपना सामान बेच सकती हैं, प्रोडक्ट बेच सकती हैं, सर्विस दे सकती हैं, ये डिस्करेज होता है। दूसरा जो टाइप है कंपटीशन का वो ओलिगोपोली है। ओलिगोपोली में क्या होता है कि यहाँ पे फर्म्स तो होती हैं लेकिन काफ़ी लिमिटेड नंबर में होती हैं, मतलब 2 3 4 ही बड़ी बड़ी फर्म्स होंगी किसी सेक्टर को जो कवर कर रही होंगी मार्केट में। तो उस जब ऐसा स्ट्रक्चर हो तो इसे ओलिगोपोली बोलते हैं। इसी का एक स्पेशल फॉर्म क्या होता है, डुओपोली। तो देखो, नाम से पता लग रहा है डुओ, मतलब अगर 2 मेन कंपनीज़ हों तो उसको बोलते हैं डुओपोली। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर यूएस पेमेंट इंडस्ट्री की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स की, तो वहाँ पे 2 तरह के चलते हैं पेमेंट, मतलब जो पेमेंट कंपनीज़ हैं। एक तो वीज़ा है और एक मास्टर कार्ड। आपने भी सुना होगा कि वीज़ा और मास्टर कार्ड क्या है, एक 2 डोमिनेंट कंपनीज़ हैं पूरे पेमेंट गेटवे को जो देखती हैं। तो ये क्या, ओलिगोपोली हो गया। और ओलिगोपोली क्यों बनती है मार्केट में, अगर ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड है, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, तब वो क्या है, ओलिगोपोली बन जाती है। फिर तीसरा जो टाइप का कंपटीशन है वो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसमें क्या होता है कि इसमें मतलब कंपनियां बहुत सारी हो सकती हैं, प्रोडक्ट बहुत सारे, मतलब प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर करने वाली कंपनियां काफ़ी सारी हो सकती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट हैं वो एक दूसरे के एकदम मतलब एक जैसे नहीं होते, लेकिन वो सब्स्टिट्यूट होते हैं। मान लीजिए रेस्टोरेंट का हम एग्जांपल लेते हैं। रेस्टोरेंट्स में क्या है, बहुत सारे मतलब आपको देखेंगे लोग जो रेस्टोरेंट चला रहे हैं, लेकिन और उन रेस्टोरेंट में क्या मिल रहा है, खाना मिल रहा है। तो कॉमन चीज़ क्या, खाना, मतलब एक जगह मान लो आपको छोला भटूरा मिल रहा है और किसी दूसरी रेस्टोरेंट में आपको छोला भटूरा मिल रहा है। चीज़ तो छोला भटूरा है, लेकिन
दोनों क्या है, एक दूसरे की परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। मतलब किसी का टेस्ट हो सकता है किसी के हिसाब से ज़्यादा अच्छा हो, दूसरे का कम हो। तो जब ऐसी मार्केट हो जहाँ पर जो है मतलब प्लेयर्स, मतलब जो फर्म्स हैं वो तो ज़्यादा हों, और जो सामान वो जो प्रोवाइड कर रही हैं वो एक तरीके से सिमिलर ही हो, लेकिन एकदम सब्स्टिट्यूट ना हो। मतलब ऐसा नहीं हो कि आप एक की जगह दूसरे का भी यूज़ कर लो तो कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसी मार्केट स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक। इसमें क्या है, फ्री एंट्री और एग्जिट है, मतलब कोई भी आ सकता है कोई भी जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा इसमें मेन डिफरेंशिएटर क्या होता है, तो वो होता है आपका प्राइसिंग और मार्केटिंग, कि आपकी प्राइसिंग क्या है और आप मार्केटिंग किस तरीके से कर रहे हो। जैसे क्लोथिंग का भी अगर हम एग्जांपल ले लें तो क्लोथिंग में आपको अलग अलग तरह की ब्रांड मिलेंगी जो क्लोथिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। तो वहाँ पे प्राइस किसी का ज़्यादा होगा किसी का कम होगा, मार्केटिंग किसी की इतनी ज़्यादा अच्छी हो रखी होगी। तो इस पे डिपेंड करेगा कि उनका जो है कितना शेयर है। अब आखिरी जो टाइप का कंपटीशन है वो है परफेक्ट कंपटीशन। देखो ये वो कंपटीशन है जो किसी इकोनॉमी में होना चाहिए। ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद होता है, जो कंपनीज हैं उनके लिए भी और जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए भी। इसमें क्या होता है, 4 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला तो ये है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, मतलब खरीदने वाले भी बहुत सारे हों और बेचने वाले भी कंपनियां बहुत सारी हों। दूसरा, किसी तरह का बैरियर नहीं होना चाहिए एंट्री और एग्जिट में, मतलब कोई भी अगर आना चाहे उस वहाँ पर, अगर कंपनी बनाना चाहे उस एरिया में तो बन सके, और अगर बंद करना चाहे तो बंद भी कर सके, तो बैरियर ना हो। फिर तीसरा, होमोजीनियस प्रोडक्ट और सर्विसेज होने चाहिए, मतलब एक ही तरह की प्रोडक्ट और एक ही तरह की सर्विस क्या है वो प्रोवाइड होनी चाहिए उसमें। मान लो अगर मोबाइल फ़ोन्स बनाए जा रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन्स ऑलमोस्ट जो कंपनियां हैं वो सब सिमिलर तरीके के बनाएं, मतलब सिमिलर फीचर्स दें। चौथा, कंज्यूमर और जो फर्म है वो क्या है, उनका क्या है, विद परफेक्ट नॉलेज ऑफ द आउटपुट, मतलब कंज्यूमर्स को और जो कंपनियां उनको भी क्या होना चाहिए, आउटपुट की एकदम अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, उसकी प्राइजेस की। जब ये प्रॉपर, ये जो चारों कंडीशन जब सेटिस्फाई होती हैं तो इसमें बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। अब बात करते हैं कि इसका रोल क्या है इकोनॉमी में, मतलब क्यों ज़रूरी है कंपटीशन होना। तो देखो दो बड़ी बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जब कंपटीशन होता है तो ये जो कंपनियां हैं उनको इंसेंटिवाइज करता है और ज़्यादा अच्छे से इनोवेट करने का, और ज़्यादा मतलब अच्छे प्रोडक्ट लाने का, कम मतलब प्राइस कम करने का। तो जितना कंपटीशन होगा उतना ही कंपनियां क्या करेंगी, नवाचार करेंगी, इंसेंटिवाइज करेंगी। फिर दूसरा क्या है कि प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स इंटरेस्ट, तो जो खरीदने वाले हैं जो कंज्यूमर हैं उनके भी इंटरेस्ट जैसे क्या होते हैं, प्रोटेक्ट होते हैं। कैसे, मान लो अगर आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप क्या करोगे, आपको पहली बात तो कम प्राइस में मिलेंगी चीज़ें, और उसके अलावा आप फ्री हैं कि आपको क्या चूज़ करना है, तो और ज़्यादा ऑप्शंस कंज्यूमर के लिए खुल जाते हैं इससे। अब फिर आगे देखें तो इससे क्या होगा कि जो मतलब जो जो एम्प्लॉयज़ हैं जो काम कर रहे हैं उन कंपनीज़ में, उनकी जो पेमेंट है वो हायर हो जाएगी, उनकी जो वर्किंग कंडीशन है वो और ज़्यादा बेटर हो जाएंगी। ठीक है, फिर ये जो कंपटीशन है ये क्या है, ये एक तरीके का साइन है एक हेल्दी और प्रॉफिटेबल मार्केट प्लेस का। मतलब कि जो मार्केट है आपकी वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी तरीके से काम कर रही है, ये इसका एक साइन होता है। और इससे क्या होता है, जो दूसरे जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं आपके यहाँ पर। अगर कंपटीशन ना हो तो क्या होगा, अगर कंपटीशन ना होगा तो कुछ जो फर्म्स हैं, कुछ जो कंपनी हैं वो क्या करेंगी, डोमिनेट करने लगती हैं पूरे मार्केट को। और जब एक ही कंपनी या फिर कुछ ही कंपनियां जब एक पूरे मार्केट को घेर लेती हैं तो क्या होता है, उस वो कंज्यूमर के लिए काफ़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाती हैं, क्वालिटी वो आप कम कर देंगी। ठीक है, तो और क्या करेंगे, जो दूसरे कोई अगर आना चाहेगा उस फील्ड में तो उसकी जो एंट्री उसे ब्लॉक करेंगे, तो ये बहुत ही प्रॉब्लम है अगर कंपटीशन ना हो तो। अब हम बात करते हैं डिजिटल मार्केट एंड कमिटी फाइंडिंग। तो देखो हुआ क्या है ना, कि जब से ये आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बढ़ी है, तब से क्या बहुत सारी जो डिजिटल कंपनीज़ हैं उनका उदय हुआ है। और जिसकी वजह से जो डिजिटल मार्केट है वो प्रॉपर तरीके से, डिजिटल मार्केट क्या है, एक तरीके से पिक्चर में आई है। तो अभी हाल फिलहाल अगर हम देखें तो नेशनल लेवल पे और पूरे ग्लोबल लेवल पे भी कुछ ऐसे मतलब क्या हो गया है कि ऐसे सेक्टर हो गए हैं जिनमें क्या है, एक डिजिटल मार्केट बन चुकी है। जैसे कि हेल्थ केयर की बात हम करें, ठीक है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या है, एक डिजिटल मार्केट प्रोवाइड मतलब पूरी हो गई है कि आपको अगर इंश्योरेंस चाहिए तो आप ऑनलाइन ले सकते हो। ठीक है, कुछ प्लेयर्स हैं जो कि इंश्योरेंस प्रोवाइड करा रहे हैं। फिर ट्रांसपोर्टेशन का केस में देखेंगे तो आप क्या कर सकते हो कि टिकट्स अगर आपको बुक करनी है फ़्लाइट्स की या फिर ट्रेन की, किसी भी चीज़ की, बसेस की, यहाँ तक है वो आप ऑनलाइन कर सकते हो। रेड बस जैसे ऐप्स आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फाइनेंस के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, इन सब में क्या है, जो डिजिटल मार्केट है वो एक तरीके से काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो ये दो फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं, मेंस में आप सीधे सीधे कोट कर सकते हो उनको।
पहला फैक्ट तो ये है कि इंडिया की अगर हम ओवरऑल डिजिटल मार्केट को देखें तो इसमें ये क्या है, ये जो है 907 मिलियन यूज़र्स, मतलब 90 करोड़ लोग हो, मतलब इतने ज़्यादा इसमें क्या होने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं भाई 2023 तक। ठीक है। दूसरा, जो इंडिया की जो कंज्यूमर डिजिटल इकोनॉमी है वो डबल होने वाली है 2020 के मुकाबले 2030 में। तो ये दो इम्पोर्टेंट फैक्ट हमको देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें कि ये जो हम बात कर रहे हैं कि एंटी कॉम्पिटिटिव जो प्रैक्टिसेस जो की जा रही हैं, तो इसमें होता क्या है ना, जो कुछ ऐसे बड़ी कंपनियां हैं, वो बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, वो अपनी पावर को यूज़ करके जो है मतलब मार्केट का गलत तरीके से फ़ायदा उठाते हैं अपने हक में। और ये जो कमेटी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया, 10 ऐसे तरीके बताए हैं जिसको बिग जो टेक कंपनीज़ हैं वो यूज़ करती हैं। तो एक एक करके इन तरीकों को देख लेते हैं। पहला है एंटी स्टीयरिंग प्रोविजंस। देखो ये इनका इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, जैसे आपको पता है कि आप ऐप स्टोर्स होते हैं, जैसे गूगल की बात करें तो प्ले स्टोर है, एप्पल की बात करें तो वहाँ पे एप्पल का खुद का ऐप स्टोर होता है। तो इनमें क्या करते हैं ये, मतलब जैसे कि अगर गूगल की बात करें तो वो क्या करता है कि प्ले स्टोर में जो जिसको भी अपना ऐप अगर लिस्ट करवाना है, तो एक कंडीशन होती है कि अगर आप किसी भी तरह की उसमें अगर अपने कंज्यूमर्स को परचेज़ करने का ऑप्शन दोगे तो वो जो है उसी प्लेटफॉर्म के थ्रू होना चाहिए, ना कि किसी दूसरे ज़रिए के। तो इससे क्या हो रहा है, इससे वो जो कंपनी है, जैसे गूगल को ले लिया जाए, तो वो क्या कर रही है, वो एक तरीके से उस वो जो ऐप है या फिर जो ऐप जो डेवलपर है उसको एक तरीके से बाध्य कर रही है कि आपको इसी प्लेटफॉर्म का यूज़ करना है अपने पेमेंट्स और उन सब चीज़ों के लिए। ठीक है। तो ये इस तरीके की जो प्रैक्टिस है इसे बोलते हैं एंटी स्टीयरिंग प्रोविजंस। दूसरा, प्लेटफॉर्म न्यूट्रलिटी या फिर सेल्फ प्रेफरेंसिंग। तो इसमें क्या होता है, ये ज़्यादातर मार्केट प्लेसेस से रिलेटेड है, जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जो है। तो इसमें क्या होता है कि अपने ही प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, ऊपर दिखाया जाता है। जैसे कि आपको पता है, जैसे आप जाओ, अगर आप अमेज़ॉन पे जाओगे तो वहाँ पे जो अमेज़ॉन की खुद की जो मतलब उन्होंने अपना एक बनाया हुआ है ब्रांड का सिस्टम, तो पहले वो उस प्रोडक्ट को ऊपर दिखाएंगे। ठीक है। या फिर दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें, तो अगर आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो वो गूगल का है प्ले स्टोर, तो वहाँ पे अगर आप पेमेंट ऐप्स में देखोगे, मतलब पेमेंट के मामले में देखोगे, तो जो गूगल पे है उसको फ़ोनपे या फिर पेटीएम से ऊपर प्लेस किया जाएगा। तो इस तरीके की जो सेल्फ प्रेफरेंसिंग है, ये भी क्या एक तरह का एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस है। तीसरा देखें तो एडजेसेंसी या फिर बिल्डिंग एंड टाइम, मतलब इसमें क्या होता है कि जो डिजिटल फर्म्स हैं वो उनको क्या किया जाता है, उनको फोर्स किया जाता है कि वो रिलेटेड सर्विसेज को बाय करें। जैसे कि एग्जांपल के रूप में हम लेते हैं जोमेटो को। अब जोमेटो में क्या है कि जो रेस्टोरेंट्स हैं जो उसके साथ टाई अप में हैं, उनको जो जोमेटो है ये बोलता है कि आप अपना जो फूड जो डिलीवर कर रहे हो उसके लिए जो डिलीवरी सर्विस होगी वो आपको हमारे प्लेटफॉर्म से ही लेनी पड़ेगी। ठीक है। तो इस तरीके से जब आप एक क्या कर लेते हो, एक कंपनी को फोर्स करते हो अपनी सर्विसेज को खरीदने के लिए, तो ये एक एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस हो जाती है। फिर चौथे नंबर की देखें तो डाटा यूजेज या फिर यूज़ ऑफ नॉन पब्लिक डाटा। तो डाटा का यूज़ करके भी क्या किया जा सकता है, आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन मतलब ड्राइव कर सकते हो जिससे कि आप यूज़ कर सकते हो उसे अपने हक में। जैसे कि एग्जांपल के लिए वो स्विगी या जोमेटो का अगर हम एग्जांपल लें, तो उनके पास क्या परचेजेस का डाटा होता है कि किसने कब क्या ख़रीदा, कहाँ से ख़रीदा, वो सब चीज़ों का। अब अगर उन्हें पता है कि उनके किसी कस्टमर ने कोई ये पर्टिकुलर चीज़ खरीदी, मान लो मिठाई खरीदी, तो अगली बार वो क्या करेगा, उस डाटा को यूज़ करके वो उसको और ज़्यादा ऑप्शंस देगा कि आप ये मिठाई खा लो, यहाँ से खा लो, वहाँ से खा लो। समझ रहे हो। तो इससे क्या है, उनको वो क्या कर रहे हैं अपने हक में दूसरों मतलब जो पर्सन है जो कंज्यूमर है उसको क्या कर रहे हैं, उसको एक तरीके से ऑफ़र कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इससे उनकी क्या है, उनकी सेल्स बढ़ेंगी। तो ये भी क्या है, डाटा का एक तरीके से सही तरीके मतलब डाटा को इस्तेमाल करके जो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस है वो इस तरीके से होती है। फिर पाँचवें नंबर पे हम देखें तो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। तो अब होता क्या है ना कि मान लो एक डिजिटल मार्केट है तो वहाँ पर बहुत सारी मतलब कंपनियाँ आती हैं नई नई बन बन के। तो अगर कोई छोटी कंपनी या फिर कोई नया स्टार्टअप है, अगर वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है, तो उनका क्या किया जाता है, किलर एक्विजिशंस किया जाता है। मतलब जो बड़ी टेक कंपनीज़ हैं वो एक तरीके से उनको ख़रीद लेती हैं, जिससे कि वो जो दूसरी जो छोटी फर्म्स हैं वो एक समय के बाद जाके बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो जाएँ। तो पहले ही क्या कर लेते हैं, उनको ख़रीद लेते हैं, जिससे कि उनका कंपटीशन ख़त्म हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए बात करें कि फेसबुक ने जिस तरीके से क्या किया है, व्हाट्सएप को एक्वायर कर लिया था। तो ये जैसे कि व्हाट्सएप भी क्या है, मैसेजिंग जो है सुविधा प्रोवाइड करती है और फेसबुक भी करती है ही।
दोनों ही सोशल मीडिया साइट्स हैं। तो व्हाट्सएप को एक्वायर कर लिया फेसबुक ने, तो उसका कंपटीशन ही ख़त्म हो गया व्हाट्सएप के साथ। तो ये इस तरीके का एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस है। फिर 6वें नंबर पे देखें तो प्राइसिंग या फिर डीप डिस्काउंटिंग। ये ई कॉमर्स सेल्स में होता है। जैसे कि हम जब अमेज़ॉन पे जाते हैं तो बिग बिलियन डे सेल आ गई या फिर रिपब्लिक डे सेल, तो इन सब में क्या होता है, बहुत ज़्यादा आपको डिस्काउंट दिए जाते हैं। और मान लो अगर आपको डिस्काउंट दिए जाएंगे तो आप क्या करोगे, वहीं से ख़रीदोगे। तो जो दूसरे जो सेलर्स हैं जो अपने मतलब ऑफलाइन बेच रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो उनके साथ कम्पीट नहीं कर पाते हैं। ठीक है। फिर देखें तो एक्सक्लूसिव टाइप्स। तो एक्सक्लूसिव टाइप्स में क्या होता है कि इसमें जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो ब्रांड के साथ टाइप कर लेते हैं। और टाइप करने पे होता क्या है कि वो एक प्राइस पैरिटी क्लॉज उसमें इंक्लूड करते हैं कि जो बिज़नेस हैं उसको उस रेट से नीचे ना बेच पाएंगे जितने रेट पे वो उनके प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है। मतलब अगर मान लो अमेज़ॉन पे कोई प्रोडक्ट 500 रुपये का लिस्टेड है, तो वो जो ब्रांड है ना वो उसको मार्केट में ऑफलाइन तरीके से और दूसरे तरीके से 500 से कम में नहीं बेच सकती है। तो ये क्या है, प्राइस पैरिटी क्लॉज उनके ऊपर लगाई जाती है। ठीक है। फिर सर्च एंड रैंकिंग प्रेफरेंसेस। तो होता क्या है ना इसमें कि जो एल्गोरिथम है उसको इस तरीके से मतलब डिज़ाइन किया जाता है कि जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जिनकी स्पॉन्सरिंग की जा रही है उस प्लेटफॉर्म के द्वारा, उसको ऊपर लाया जाएगा जो सर्च रिजल्ट्स है, और बाकियों को नीचे। जैसे कि आप अमेज़ॉन पे जाते हो तो आप कई बार कुछ सर्च करते हो तो वहाँ पर आपने देखा होगा ऐड या फिर मतलब जो ऐसे कुछ प्रोडक्ट आ जाएंगे ऊपर जो कि क्या है, उनको प्रेफर किया गया है कि वो ऊपर करे जाएँ। ठीक है। तो इसमें क्या किया, तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप सबसे पहले आपकी उनके ऊपर नज़र पड़ती है, तो बाकी जो प्रोडक्ट हैं वो क्या है, उनके लिए ये एंटी कॉम्पिटिटिव हो जाता है। ठीक है। तो जब रैंकिंग में प्रेफर करना किसी प्रोडक्ट को, तो ये से बोलते हैं सर्च एंड रैंकिंग प्रेफरेंसेस के द्वारा एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस। फिर अगला देखते हैं रिस्ट्रिक्टिंग थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। तो एग्जांपल इसका हम लेते हैं, जैसे कि एप्पल का ऐप स्टोर आप जानते हो, उसमें क्या होता है, अगर आपको एप्पल के फ़ोन में, आईफोन में अगर कोई ऐप इंस्टॉल करना है तो वो आप थर्ड पार्टी के थ्रू नहीं कर सकते। मतलब आप डायरेक्ट जाके इंस्टॉल नहीं कर सकते। आपको कोई भी ऐप इंस्टॉल करना है तो आप ऐप स्टोर के थ्रू ही कर पाओगे। ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये जो थर्ड पार्टी जो एप्लीकेशंस हैं उसको रिस्ट्रिक्ट, मतलब उनको क्या, उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस पैदा हो जाती है। तो ये भी क्या, एक तरह का एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर ही है। फिर आखिरी देखें तो एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज़। तो एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज़ के मामले में वही कि अपने आप को प्रेफर करना एडवर्टीज़मेंट में। ठीक है। तो इस तरह की प्रैक्टिस इसमें आती हैं। अब ये तो हमने देख ली कि क्या क्या एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस हो सकती हैं। अब हम देखते हैं कि इंडिया में क्या मतलब लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है इसके लिए और उसके क्या इश्यूज़ हैं। तो पहली बात तो यह है कि फेयर कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए इंडिया में एक एक्ट पास किया गया था 2002 में ही, जिसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। ठीक है। और इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया था, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसको स्टेबलाइज किया गया, जो क्या करती है, जो ये सब चीज़ें देखती है कि जो कंपनी है वो एक तरीके से कोई भी एंटी कॉम्पिटिटिव चीज़ें ना करें। और क्या, जो कंज्यूमर्स हैं उनका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना हो गया, या फिर जो ट्रेड है वो एक तरीके से फ्री तरीके से चलता रहे। तो ये जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये इसका ये काम है। अब इसी एक्ट में ये किया गया था कि जो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल है, NCLAT, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में बनाई गई थी, इसको अपीलेट ट्राइब्यूनल बनाया गया। किसके लिए, जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के जो ऑर्डर्स हैं या फिर उनकी जो डायरेक्शन है उनके खिलाफ अगर किसी को अपील करनी है तो वो कहाँ करेगा, वो करेगा NCLAT में। ठीक है। और कौन करेगा, ज़्यादातर कंपनियाँ करेंगी। जैसे कंपनियों को ही ये देखती हैं जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, तो अगर उनको जो CCI का कोई अगर ऐसा ऑर्डर है जिसके खिलाफ उनको आवाज़ उठानी है तो अपील कर सकते हैं वो NCLAT में। अब फिर तो ये, लेकिन ये जो पूरा जो आपका जो एक्ट है कंपटीशन एक्ट 2002, इसमें क्या है, जो अप्रोच है वो एक्स पोस्ट अप्रोच यूज़ करी गई है। मतलब पहले एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर शो करना पड़ेगा किसी भी कंपनी को, तब उसके बाद उस पर कार्रवाई हो सकती है। मतलब आप पहले से पेनलाइज नहीं कर सकते, उसके द्वारा वो गलत होना चाहिए कुछ, तब आप उस पर किसी तरह के कोई पेनल्टी लगा सकते हो। अब इससे होता क्या है, इससे सबसे बड़ी बात ये होती है कि देखो, जहाँ पर हम बात करते हैं डिजिटल मार्केट्स की, तो वहाँ इतना तेज़ी से चीज़ें चल रही होती हैं कि आप मान लो किसी भी कोई बड़ी टेक कंपनी ने कोई जो है एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस करी यूज़, तो उससे जो उसको फ़ायदा मिलना होगा ना वो बहुत तेज़ी से उसको मिल जाएगा। तो उसके बाद आप उस पर पेनल्टी लगाओ या जो भी करोगे तो उससे कोई ज़्यादा मतलब बदलने वाला है नहीं फिर। ठीक है।
दूसरी बात यह है कि एक नेटवर्क इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। मतलब मान लो किसी भी प्लेटफॉर्म ने यूज़ किया एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस, तो उससे क्या होगा कि उस पर मतलब प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा यूज़र्स आ जाएंगे, और ज़्यादा यूज़र्स आ जाएंगे तो अपने आप वो क्या हो जाएगा, उस प्लेटफॉर्म को और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। तो एक तरीके का नेटवर्क इफेक्ट बन जाता है। तो ये तो हमने देख लिया कि लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क क्या है। अब बात करते हैं कि जो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस होती है इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाती है, मतलब रिड्यूस हो जाती है। ठीक है। दूसरा, प्रोडक्टिविटी स्लो डाउन, जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है। मतलब सीधी सी बात है, अगर आप कंपटीशन के खिलाफ जाकर मतलब एंटी कॉम्पिटिटिव तरीके अपनाकर अगर आप अपनी चीज़ों को बेच रहे हो, तो उससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी नीचे होगी, एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी मतलब और कंपनियों की। तो ये इसके नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। फिर डिक्रीज इनोवेशन, आप इनोवेशन नहीं करोगे क्योंकि कंपटीशन होता है तो इनोवेशन होता है। जब कंपटीशन आपने कम कर दिया, हटा ही दिया, तो इनोवेशन कम हो जाएगी। फिर स्टिफलिंग ऑफ कंज्यूमर चॉइसेस, जो कंज्यूमर की चॉइसेस हैं वो कम हो जाएंगी इससे। उसके अलावा हार्मफुल प्राइस राइज, तो प्राइस अपने आप बढ़ ही जाएगा, सीधी सी बात है। तो वे फॉरवर्ड क्या है, तो कमिटी जो है उस कमिटी ने कुछ रिकमेंडेशन दी हैं। तो उन्होंने पहली बात तो ये बोली है कि अगर आपको फेयर, ट्रांसपेरेंट और एक कंटेस्टेबल डिजिटल इकोसिस्टम अगर बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिया को डिजिटल कंपटीशन एक्ट लाना पड़ेगा। और वो जो होगा वो किस अप्रोच पर होगा, वो होगा एक्स एंटाई अप्रोच के ऊपर। ठीक है, जो हमने ऊपर देखा था एक्स पोस्ट अप्रोच, उसके बदले ये किस पे होगा, एक्स एंटाई अप्रोच में। मतलब जो ये करेगा कि किसी तरह की एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस पहले से ही रोक दी जाए, मतलब उसको होने के लिए ही कोई रूम ना बचे। और इन्होंने ये रिकमेंड किया है कि जो डिजिटल कंपटीशन एक्ट होगा इसमें क्या क्या होना चाहिए। तो पहली चीज़, इसमें जो है जो बड़ी जो टेक कंपनीज़ हैं उनको पहले से डिफ़ाइन करना, मतलब उनको डिफ़ाइन और उनको आइडेंटिफाई किया जाए। और उनको क्या बोला जाएगा, उनको बोला जाएगा सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट डिजिटल इंटरमीडियरीज़ या फिर डिजिटल गेटकीपर्स। जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ जो हैं, टेक कंपनीज़ हैं, उनको SIDI मतलब सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट डिजिटल इंटरमीडियरीज़ बोला जाएगा। और उनके लिए क्या, उनके लिए कुछ अलग से स्पेसिफिक मेजर्स लिए जाएंगे। जैसे कि पहली बात ये होगी कि किसी तरह की कोई कंडीशनल एक्सेस वो नहीं लगा सकते। जैसे कि हम आईफोन के केस में देखते हैं कि अगर आपको कोई ऐप इंस्टॉल करना है तो आप ऐप स्टोर से ही कर सकते हो, आप वैसे डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो ये मतलब पहली कंडीशन लगाई जाएगी। दूसरी, मतलब ये जो है रिकमेंडेशन है, मतलब अभी ये आया नहीं है, अगर बनेगा तो ये कमिटी ने रिकमेंड किया है कि ये आप कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, कंडीशनल एक्सेस को बंद कर सकते हो। दूसरा, प्लेटफॉर्म की न्यूट्रलिटी है उसको इंश्योर करना चाहिए। फिर किसी डोंट फोर्स बिजनेस यूज़र्स और एंड यूज़र्स टू सब्सक्राइब और रजिस्टर, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको सब्सक्राइब ही करना, रजिस्टर ही करना अगर किसी तरह की सर्विस लेनी है तो। फिर नो प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डाटा, जो पर्सनल डाटा है उसकी प्रोसेसिंग नहीं करनी है। उसके अलावा जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उससे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले से इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ठीक है। उस और फिर इसके अलावा नो डिफरेंशिएटिंग इन कमर्शियल कंडीशन, जो कमर्शियल कंडीशन है मतलब उसमें कोई इसी तरह का कोई डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हो। उसके अलावा डोंट प्रिवेंट बिजनेस यूजर्स फ्रॉम ऑफरिंग सेम प्रोडक्ट, मतलब जो दूसरे जो बिजनेसेस हैं उनको आप प्रिवेंट नहीं कर सकते कि वो उसी तरह की प्रोडक्ट सर्विस दें दूसरे प्राइजेस पे। उसके अलावा अलाउ एंड टेक्निकली इनेबल थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर ऐप इंस्टॉलेशन, मतलब वही कि थर्ड पार्टी के जो ऐप हैं वो इंस्टॉल किए जा सकें, तो इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन ना हो। अब और उन्होंने क्या बोला है कि एक्स एंटाई जो कॉम्पिटिटिव रेस्टोरेंट हैं वो इम्पोज किया जाए किस पे, जो SIDIs हैं, मतलब सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट डिजिटल इंटरमीडियरीज हैं। फिर ग्लोबल हार्मोनाइजेशन ऑफ डिजिटल रेगुलेशन, तो ग्लोबल लेवल पे क्या करना चाहिए हमको, जो डिजिटल रेगुलेशन है उनको एक तरीके से सेम, मतलब एक तरीके से यूनिफॉर्म करने की हमें ज़रूरत है। उसके अलावा जो हमारा जो कंपटीशन लॉ है जो उसको क्या करना चाहिए, हमें हार्मोनाइज करना चाहिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2020 और ई-कॉमर्स रूल्स के साथ में। मतलब जो जैसे कि जो कंपटीशन लॉ है वो क्या कर रहा है, वो कंपटीशन को इंश्योर कर रहा है किसके लिए, कंज्यूमर्स के लिए, जैसे कंज्यूमर्स को प्रॉपर तरीके से अपनी मतलब प्राइस मिल सके और उनको सही डील मिल सके। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी तो उसी से जुड़ा हुआ काम कर रहा है ना, वो भी तो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इनको अलग अलग ना देख के इनको साथ में, मतलब इनके प्रोविजंस ऐसे होने चाहिए जो एक दूसरे के साथ सिंक हों। फिर फेयर कॉम्पनसेशन का मैकेनिज्म इंश्योर करना चाहिए। उसके अलावा जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया उसको रिवैम्प करना है और उसको और ज़्यादा पावर्स देनी चाहिए। ठीक है, ऐसा इन्होंने बोला है। फिर एक कोड ऑफ कंडक्ट क्या करना चाहिए, प्रिस्क्राइब करना चाहिए ये जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं इनके लिए। ठीक है, जिससे कि वो अपनी मार्केट पावर को यूज़ करके किसी भी तरीके का कंपटीशन के खिलाफ कोई काम ना कर पाएँ।
अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो देख लेते हैं। तो ये है लीगल रिफॉर्म्स एंड ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, न्यूज़ में क्यों है? तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया है और जिसका नाम है जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल 2022। ठीक है, तो ये बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है। आगे और देखें अगर हम इस न्यूज़ में, तो ये बिल क्या कर रहा है? ये बिल जो है 42 जो एक्ट हैं उनको अमेंड करने का काम करेगा। ठीक है, 42। और वो जो 42 एक्ट हैं वो कौन से एक्ट? तो जो 19 मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके अंडर वो 42 एक्ट आते हैं। और ये मतलब अमेंड इनमें होगा क्या? अमेंड इसलिए किया जा रहा है कि जो कंप्लाइंस बर्डन है उसको रिड्यूस किया जा सके। अब मान लो कोई बिज़नेस है, अगर उसको मान लो अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते थे, जिसको मतलब डॉक्यूमेंट्स पूरे कराने, अलग अलग तरह की परमिशन लेनी है अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ में जाके, तो वो उसको इतना ना करना पड़े, इसके लिए क्या किया जा रहा है? ये अमेंडमेंट किया जा रहा है। और इससे क्या होगा? इससे जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, ठीक है, मतलब जो व्यापार में सुगमता है उसको और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। और कौन कौन से एक्ट हैं जिनमें अमेंडमेंट किया जा रहा है? तो जैसे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है। तो इस तरीके के एक्टों में अमेंडमेंट किया जाएगा इनसे। अब तो ये क्या करेगा? इससे क्या मदद मिलेगी? इससे जो मान लो जो ऐसे इश्यूज़ थे जिनके लिए कोर्ट भागना पड़ता था, तो वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। और जो छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स हैं, फिर छोटे मोटे जो केसेस हो जाते हैं उसको मतलब नॉर्मल लेवल पे ही उसको सॉल्व किया कर लिया जाए, और टाइम बचे, एनर्जी बचे और रिसोर्सेज बचें। ठीक है, तो जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको और बढ़ावा मिलेगा। अब अगर इस बिल की अगर हम प्रोविजंस की बात करें, क्या क्या इसमें किया गया है, तो पहली चीज़ है कि इसमें जो कुछ ऑफेंसेस थे, ठीक है, कुछ अपराध थे, उनको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। मतलब अब वो क्रिमिनलाइजेशन, मतलब अब वो क्राइम नहीं है। जैसे कि कुछ ऐसे ऑफेंसेस थे जिसमें पहले क्या था? इम्प्रिजनमेंट टर्म था, मतलब जेल जाने का उसमें प्रावधान था, लेकिन उसको क्या कर दिया गया इनमें? डीक्रिमिनलाइज। मतलब कि खाली एक मॉनेटरी पेनल्टी, मतलब आपको कोई पैसों के मामले में आपको पेनल्टी लगा दी जाएगी, लेकिन जेल जाने की ज़रूरत ना पड़े। एग्जाम्पल के लिए जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्किंग एक्ट 1937 है, इसमें क्या था कि अगर कोई भी जो प्रोड्यूसर है वो गलत जो ग्रेड है उसको अगर डेजिग्नेट कर देता है, मतलब जो कि वो नहीं है, लेकिन उसको फिर भी वो ग्रेड अगर उस पर लगा देता है, तो ऐसा करने में पहले क्या था? 3 साल की सज़ा थी और 5,000 रुपये जुर्माना था। लेकिन अब इसको रिप्लेस करके क्या कर दिया? मतलब जो सज़ा का प्रावधान था उसे हटा के सिर्फ 8 लाख रुपये की पेनल्टी, इसमें मतलब पेनल्टी बड़ी बढ़ा दी गई है, लेकिन इम्प्रिजनमेंट ख़त्म कर दिया गया है। फिर रिवीजन ऑफ फाइन्स एंड पेनल्टीज़, तो जो फ़ाइन और पेनल्टी लगते थे उनको क्या है? उनको और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है बाई 10%। फिर अपॉइंटिंग एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स, तो अब इसमें क्या होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना वो क्या करेगी? एक या एक से ज़्यादा एडजुकेटिंग ऑफिसर्स जो हैं वो अपॉइंट करेगी। किसके लिए? पेनल्टीज़। तो जो पेनल्टीज़ का जो प्रोविज़न है, अगर पेनल्टीज़ कितनी लगे ये डिटरमाइन करने के लिए ये एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स होंगे। ठीक है, और ये जो ऑफिसर्स होंगे ये क्या कर सकते हैं? जो भी वायलेटर है, मतलब जिसने वायलेट करी हैं कोई भी चीज़, मतलब कोई भी प्रोविज़न, तो उसको क्या कर सकता है? वो समन कर सकता है, मतलब उसको बुला सकता है और उससे कोई भी तरह का एविडेंस ले सकता है। अगर और उसके खिलाफ अगर आपको कोई अपील करनी है तो अपील कहाँ पे होगी? तो अपीलेट मैकेनिज़्म जो है वो मतलब जो है उसमें क्या करना है, वो ये बताता है कि वो किस पे अपील की जा सकती है। जैसे कि अगर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 अगर इस एक्ट से जुड़ा हुआ अगर कोई भी अगर आपको अपील करनी है तो उसके लिए आप नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जा सकते हो, मतलब 16 डेज़ के अंदर आप जा सकते हो, अपील कर सकते हो। अब बात करते हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है। तो देखो, जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये एक तरीके से लाया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो वर्ल्ड बैंक क्या है, 2003 से ही एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स पब्लिश करती थी। ठीक है, लेकिन ये क्या है 2021 में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। मतलब अब ये जो है पब्लिश नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि उस समय उन्होंने ये बोला था कि इसमें क्या है कि जो डाटा जो प्रोवाइड किया जाता है कंट्रीज़ के द्वारा, जैसे कि चाइना या फिर रशिया, तो इन पे कुछ आरोप लगे थे कि ये जो है मतलब फेक डाटा या फिर गलत डाटा हमको प्रोवाइड करते हैं, तो इस वजह से उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया। लेकिन जो इंडिया है उसने इस कॉन्सेप्ट को सीरियसली ले लिया और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को अपने ग्रोथ के लिए और अपने डेवलपमेंट के लिए एक पैरामीटर मान लिया। ठीक है, अच्छा, जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस था, जो इंडेक्स था, ये 10 इंडिकेटर्स थे जिनके ऊपर ये रैंक किया जाता था। इसमें 190 इकोनॉमीज़ को रैंक किया जाता था, जिसमें 2020 की अगर हम उसकी बात करें इंडेक्स की, तो इंडिया की रैंक इसमें 63rd थी, जो कि काफ़ी अच्छी रैंक थी, जो कि पिछले सालों के मुकाबले काफ़ी इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला। अब बात करते हैं
पहले तो हम ये देख लेते हैं कि वो जो 10 पैरामीटर्स थे वो क्या क्या हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के। तो आप राइट हैंड साइड में देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि स्टार्टिंग का बिजनेस, मतलब कोई बिजनेस अगर स्टार्ट करना है तो वो आराम से हो सके, उसमें ज़्यादा टाइम ना लगे। फिर डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स, तो कंस्ट्रक्शन परमिट से डील करने से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आराम से हो जाएँ। फिर इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रॉपर तरीके से मिल पा रही है सम टाइम से, प्रॉपर्टी रजिस्टर हो पा रही है बिना किसी दिक्कत के, क्रेडिट अगर मिल पा रहा है, मतलब लोन्स अगर मिल पा रहे हैं उनको, फाइनेंस हो मिल पा रहा है। इसके अलावा जो माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स हैं क्या उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। फिर टैक्स पेमेंट सही से हो रहा है या नहीं, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर मतलब हो रही है या नहीं हो रही है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको इन्फोर्समेंट उनका सही से हो रहा है या नहीं हो रहा। और जो इंसॉल्वेंसी है, मतलब अगर कोई कंपनी दिवालिया हो जा रही है तो उसको किसी रिजॉल्व करने के लिए क्या प्रोविज़न है। ये जो 10 पैरामीटर इनके ऊपर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को रैंक किया जाता था, मतलब इसके हिसाब से स्कोर कैलकुलेट किया जाता था उस इंडेक्स के लिए। अब बात करते हैं कि लीगल हर्डल्स क्या हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के इंडिया में। तो पहली बात तो ये है कि लीगल वेरिएंस फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अगर हम राज्यों के अगर बीच में देखेंगे तो अलग अलग हमको क्या मिलेगा, मतलब वहाँ पे अलग अलग कानून मिलेंगे, मतलब किसी स्टेट में कुछ अलग कानून हैं तो दूसरे स्टेट में कुछ और हैं, ठीक है। तो लीगल स्ट्रक्चर हमें डिफरेंट मिलता है अलग अलग स्टेट में। एग्जांपल के लिए अगर हम एल्कोहल की बात करें, ठीक है, एल्कोहल की सेल की बात करें, शराब की, तो आपको पता लगेगा कि भाई महाराष्ट्र में तो अलाउड है लेकिन वहीं गुजरात में ये इलीगल है, ठीक है। तो स्टेट टू स्टेट क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। फिर दूसरा, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स लीगल प्रोसेसेस। तो जो लीगल प्रोसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, जिसमें कि मतलब बहुत सारे मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व होते हैं। मतलब अगर आपको कोई ये काम करवाना है तो उसके लिए आपको अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के चक्कर काटने पड़ेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, बिजनेस को स्टार्ट करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। फिर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हर्डल्स। तो अब जैसे कि क्या होता है कि अगर आपको इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करना है तो काफ़ी तरह की जो कस्टम ड्यूटी है वो लगा दी जाती है, और वो कस्टम ड्यूटी वेरी कर सकती है 0% से लेके 150% तक, ठीक है। उसके अलावा कस्टम ड्यूटी के अलावा भी बहुत तरह के चार्जेस होते हैं, जैसे कि काउंटर वेलिंग ड्यूटी होती है, सेस होते हैं, एजुकेशनल सेस। ये क्या करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट है उसको डिस्करेज करते हैं, ठीक है। फिर अगला जो है वो है लैंड एक्विजिशन जो इश्यूज़ हैं। तो जो लैंड अगर एक्वायर करना है तो उससे रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम आती हैं, ठीक है। जैसे कि जो मतलब एक एक्ट है लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट ऑफ 2013। इस एक्ट के अकॉर्डिंग मतलब लैंड एक्वायर किया जाता है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं कि मतलब आपको कंपनसेशन फेयर तरीके से देना, मतलब प्रॉपर तरीके से कंपनसेशन देना है जिससे आप लैंड एक्वायर कर रहे हो। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना पड़ेगा, एक कंसेंट क्लॉज है, ठीक है, मतलब उसकी मर्ज़ी के बिना नहीं ले सकते। तो इस तरह के काफ़ी इसमें प्रोविजंस हैं जिसकी वजह से लैंड एक्वायर करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। फिर लेबर इश्यूज़ हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमें पता है कि जो लेबर लॉ हैं वो कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट में क्या है कि दोनों ही, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही उसमें क्या कर सकते हैं, कानून बना सकती हैं। तो इस वजह से हुआ क्या है कि करीब 40 तो सेंट्रल लॉज हो चुके हैं लेबर को लेकर, और करीब 100 स्टेट लॉज बन चुके हैं, ठीक है। तो इतने ज़्यादा लॉज हो चुके हैं कि भाई कंपनियां मतलब यही घिरी रहती हैं कि भाई कौन सा लॉ मतलब प्रॉपर तरीके से फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये एक क्या है, एक इशू है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में। लेकिन अगर इसमें सेंट्रल लेवल पे देखें तो अगर हम भी आगे देखेंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया है कि जितने भी जो सेंट्रल लॉज थे उनको 4 कोडेज में, मतलब 4 कोड में डिवाइड कर दिया गया है। तो वो हम आगे देखेंगे, जिससे क्या है कि जो ये जो इशू है पूरा लेबर लॉ वाला उसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश की गई थी। अब एडजुडिकेशन इश्यूज़ हैं कुछ, जैसे कि अगर छोटी सी भी अगर कोई इशू है, माइनर इशू भी है, तो उसके लिए उसका भी अगर आपको सुलझाना है, रिजॉल्व करना है, तो उसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। तो जिसकी वजह से बिजनेसेस होते हैं उनका फाइनेंशियल कॉस्ट भी लगती है, उनका समय भी जाता है, उनकी रिसोर्सेज भी ख़राब होती हैं। तो ये एक इशू है। इन सब को सॉल्व करने के लिए या फिर इनको ध्यान में रखते हुए जो सरकार है वो क्या लेके आई है, जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल, ठीक है। तो इसके द्वारा गवर्नमेंट जो है इन जो इश्यूज़ हैं इनको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रही है। अगर हम देखें कि और क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, तो मैंने बताया आपको कि पहला क्या है कि लेबर लॉज में बदलाव किया गया। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने जो अपने 29 जो लेबर लॉज थे सेंट्रल लेवल के उनको हटा के और उनकी जगह 4 लेबर कोड वो लेकर आए हैं। तो कौन कौन से वो कोड हैं, तो पहला है कोड ऑन वेजेस, ठीक है, ये 2019 में ही मतलब लिया गया था। तो इसमें क्या है, इसमें 4 जो सेंट्रल लॉज थे उनको इसमें सबस्यूम किया गया। पहला पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट हो गया, या फिर मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट और इक्वल रिनोमरेशन एक्ट, इनको मतलब इसमें इंक्लूड किया गया।
और ये किस पे अप्लाई होता है, इन सब सारी जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, मतलब ज़्यादातर जो सारी कंपनियां उन पर, और जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उन सब पे, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हों। फिर अगला जो कोड है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। इसमें क्या है, ये इसमें भी मतलब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए ये है, जिसमें कि अगर किसी भी कंपनी में अगर 300 वर्कर हैं, मतलब 300 तक वर्कर हैं, उससे ज़्यादा नहीं, अगर उससे कम है, तो क्या कर सकती है कि वो कंपनी ले ऑफ कर सकती है, रिट्रेंचमेंट कर सकती है, मतलब बिना पूछे निकाल सकती है एम्प्लॉयज़ को अपने, बिना किसी गवर्नमेंट के परमिशन के। फिर तीसरा जो कोड था, तो देखो अब जैसे ये वाला जो है, कंपनी के पास क्या फ्लेक्सिबिलिटी आ गई कि भाई अगर उसको अगर लग रहा है कि भाई वर्कर हमें निकालने हैं, हमारे मतलब प्रॉफिट नहीं हो रहा उतना, तो वो निकाल सकती है, उसमें गवर्नमेंट की परमिशन नहीं लेनी। तो इससे क्या होता है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बढ़ गई। हालांकि वर्कर के लिए वो थोड़ी अच्छी बात नहीं है, पर फिर भी। अब सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 है, इसमें क्या है, तो इसमें मतलब ये जो है एम्पावर करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या अगर वो चाहे तो स्कीम बना सकती है किसी के लिए भी, मतलब जो सेल्फ एम्प्लॉयड हो उनके लिए, या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर काम कर रहे हैं उनके लिए, गिग वर्कर्स जैसे कि जोमेटो और स्विगी जो डिलीवरी वाले होते हैं, ओला उबर ड्राइवर्स होते हैं, तो उनके लिए, या फिर प्लेटफॉर्म वर्कर, मतलब इन सब के लिए क्या कर सकती है, वो एक स्कीम मतलब बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर अगला जो कोड है वो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। ये क्या है, ये किस पे अप्लाई होता है, उन कंपनीज़ पे, उन मतलब फैक्ट्रीज़ पे जिनमें कम से कम 20 वर्कर हों, ठीक है, और वो पावर से चल रही हों, पहली बात तो ये। और दूसरा, जो पावर से ना चल रही हों लेकिन अगर उनमें 40 अगर उनमें वर्कर हों तो उन पे ये अप्लाई होता है। तो उसमें इसमें क्या करना पड़ता है कि उनके सेफ्टी के लिए, उनके हेल्थ के लिए क्या करना पड़ता है, प्रोविजंस करने पड़ते हैं जो फैक्ट्री है या कंपनी है उसको। अब बात करते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब क्या है, इसका फ़ायदा क्या है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का। तो पहली बात तो ये है कि इससे जो इंटरप्रेन्योरशिप है, इनोवेशन है, वेल्थ क्रिएशन है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जितना ज़्यादा जो बिज़नेस करने में आसानी होगी, उतना ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि स्टार्टअप्स आएंगे, ठीक है, लोग इनोवेट करेंगे। फिर दूसरा, लो रेगुलेटरी बर्डन, रेगुलेशन का जो बर्डन है वो कम हो जाता है, जिससे कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपना ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, ना कि ये सब कंप्लाइंसेस को पूरा करने में। फिर ये क्या करता है, बूस्ट एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू इम्प्रूव्ड मार्केट एफिशिएंसी एंड रिड्यूस्ड रेगुलेटरी बना, मतलब वही जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको और ज़्यादा बूस्ट करने में ये हेल्प करता है। फिर अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इससे अट्रैक्ट होता है, सीधी सी बात है। और ये क्या करता है, ये एक्सपोर्ट्स को एनकरेज करता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो बढ़ जाती है कंपनियों की। अच्छा, और क्या मतलब मीजर्स किए गए, तो डेडिकेटेड कमर्शियल कोर्ट बनाए गए, कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 लाया गया, जिसके थ्रू क्या किया गया कि मतलब डेडिकेटेड कमर्शियल कोर्ट स्टेबलाइज किए गए दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता, बेंगलुरु में, जिससे क्या है कि जो कमर्शियल केसेस का जो रिजोल्यूशन है वो क्या हो, स्पीडी तरीके से हो सके। अब इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016, तो ये किस लिए लाया गया था कि जो ऐसी कंपनियां जो कि मतलब दिवालियां हो गई या फिर जिन पे मतलब उनके फंड ख़त्म हो गए, जिन्होंने मतलब लोन्स लिए लेकिन अब वो कंपनियां एक तरह से डूब सी गई, तो उनको रिजॉल्व करने के लिए ये कोड लेके आया गया था, जिससे कि जो बैड लोन्स जो बन जाते हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके, ठीक है। मतलब उस कंपनी का फिर इसमें होता क्या है इस कोड में, कि उस कंपनी को क्या करते हैं, एक तरीके से या तो कोई अगर दूसरा खरीदने वाला होगा तो उसको बेच देंगे, उससे पैसे जो आएंगे वो क्रेडिटर्स अपने में बांट लेते हैं, या फिर उस कंपनी के जो एसेट्स हैं उन सबको बेच कर पैसे की भरपाई करी जाती है। फिर अगला जो प्रोविज़न है वो स्पाइस प्लस, मतलब सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली मतलब डिजिटली, इंटरनेट के थ्रू ही अगर आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करानी है, बनानी है, तो वो आप क्या कर सकते हो, इसके थ्रू ये पॉसिबल हो गया था। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, उसने ये लॉन्च किया था, जिससे कि जो कंपनियां हैं वो जो स्टेबलाइज होने में, मतलब उनको इनकॉर्पोरेट करने में देरी ना हो। फिर श्रम सुविधा पोर्टल है, ये क्या है, जो लेबर लॉज होते हैं तो उनका क्या है, कंप्लाइंस रिपोर्ट भी सबमिट करनी होती है कंपनियों को, तो वो एक जगह उनको ये पोर्टल दे दिया कि भाई जो भी तुम्हारी जो रिपोर्ट्स हैं इंस्पेक्शंस की या फिर जो भी हैं वो क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हो। वे फॉरवर्ड, और क्या किया जा सकता है इसके लिए, तो पहली बात तो वही है कि जो कंप्लाइंस है उसको जितना हो सके उतना आसान बना दो, ठीक है। और कैसे कर सकते हो, जो स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दोनों ही जो ऐसी जो कंप्लाइंसेस हैं जो कि ज़्यादा ज़रूरी नहीं है उनको रिड्यूस करो या फिर उनको एलिमिनेट करो, ठीक है। तो पहला काम तो ये है। दूसरा, जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है उसको और ज़्यादा तेज़ करने की ज़रूरत है, मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हमें बनाने चाहिए। तो ये जो अल्टरनेट जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म होता है, मतलब नेगोशिएशन या फिर आपके आर्बिट्रेशन के थ्रू आप जो है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करो, या फिर अगर कोर्ट्स के थ्रू करनी है तो वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए जो तेज़ी से क्या करें, को उसको आपके केस को सुलझा सके, ठीक है।
फिर तीसरा लैंड एक्विजिशन, जो ज़मीन जो अधिकरण जो किया जाता है वो तेज़ी से हो सके, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उसको डिजिटाइज़ कर दो। अभी तक देखोगे तो लैंड रिकॉर्ड डिजिटल नहीं है, अभी भी वो पेपर फॉर्म में अवेलेबल है, तो जिसकी वजह से ये क्लियर नहीं कि भाई किसकी ज़मीन है, किसका उस पर टाइटल है, किसका नहीं है, तो उसको डिजिटल कर दो, तो जिससे कि जो लिटिगेशन है वो अवॉइड किया जा सके। ठीक है, मतलब ये पता लग जाए कि किसकी ज़मीन है, तो उस हिसाब से फिर एक्विजिशन आराम से हो जाए। फिर क्रिएटिंग अवेयरनेस, अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव है, तो इसके मामले में आप क्या करो, अवेयरनेस बढ़ाओ। ठीक है, तो इससे और ये भी बताओ कि अगर आप जो आप अपना स्टार्टअप है उसको अगर आप DPIIT से अगर उसमें अगर रजिस्टर कराते हो तो क्या होगा, आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, मतलब टैक्स बेनिफिट मिलेंगे, कंप्लाइंसेस आपकी आसान होंगी। ठीक है, IPR मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो और ज़्यादा उसको फास्ट ट्रैक कर सकते हो। इस तरीके के बेनिफिट्स लोगों को मतलब बताने चाहिए, जिससे कि वो और ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप का बढ़ावा मिले। फिर टैक्स हॉलीडेज़, तो जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 था, उसके थ्रू क्या किया गया था कि 2016 से 2022 के बीच में जो कंपनियां या फिर जो स्टार्टअप इनकॉर्पोरेट हो रहे थे उनके लिए क्या 3 साल का टैक्स हॉलीडे दिया जा रहा था। लेकिन क्योंकि वो 2022 में ख़त्म होने वाला है या मतलब हो जाता, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको एक्सटेंड करने की ज़रूरत है, तो उसको और एक्सटेंड कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टॉपिक ख़त्म, तो यही आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। और जो बाकी के जो टॉपिक हैं इकोनॉमी से जुड़े हुए वो हम अगली वीडियो में ख़त्म कर लेंगे। और इसी के साथ यही है वीडियो का एंड। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद ऑल।